नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे के बाद से छत्तीसगढ़ का सियासी जो पारा है वो एक बार फिर से चढ़ गया है। सीएम भूपेश कैबिनेट में खलबली सी मची हुई है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने त्यागपत्र में कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिसके बाद माहौल और गर्मा गया। जानकारी ये भी मिली कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसे अनुशासनहीनता करार दिया गया, जबकि जिन विधायकों ने इस्तीफे को अनुशासनहीनता बताया उनको टीएस ने अनुभवी और स्वतंत्र करार दिया है। वहीं टीएस सिंहदेव के इस्तीफे से विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक संजीवनी मिल गई है। निश्चित रूप से बड़ा मामला है और माननीय महाराज साहब ने जिस तरीके से पत्र लिखा है, कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है उसमें उन्होंने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है, सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे और माननीय पुनिया जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी। क्या होना है ये आदरणीय पुनिया जी हमारे हाईकमांड के प्रतिनिधि हैं, वो हाईकमांड में अपनी बात कहेंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई सम्मानजनक हल निकलेगा। जब आदमी पार्टी के अधीन है और हाईकमांड कहता है तो कोई विकल्प नहीं रहता, मन कुछ और रहता है। अनुभवी है उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है, उनका दृष्टिकोण है। अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। तो शायद मैं वहां पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी बात कुछ रखी थी विभाग के संदर्भ में। पुनिया जी से भी मैंने फोन लगाया था, बात करने की 3-4 बार कोशिश की थी। मैंने कहा सर ये ऐसी बात है, ऐसी परिस्थिति है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। फिर उनका फोन आया था कि मुख्यमंत्री जी का कॉल शायद आएगा, आप बात जरूर कर लेंगे। मैं कहा नहीं सर, अवश्य करेंगे। कॉल आया नहीं। सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल समाप्त हो गए। अब हमारे कहने का क्या है, सरकार ही के जो प्रमुख अंग है और ये कहा जाए कि नंबर 2 उस सरकार में जब पंचायत मंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ 8 लाख लोगों का आवास देने में ये सरकार असफल रही है, अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रही है कि मंत्री के ऊपर में सचिव और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बने, तो समझ सकते हो कि जब मंत्री को ही उस सरकार से विश्वास नहीं है जो उस सरकार का हिस्सा है, तो ये सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और ऐसे समय में अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष कर रहा है और साथ ही साथ उसका ये कहना कि जब मंत्रियों को ही भरोसा नहीं है तो ऐसे में जनता और विपक्ष कैसे भरोसा करे। लेकिन सवाल ये है कि सिंहदेव के इस इस्तीफे के बाद जो सियासत गरमाई है आखिर कहां तक वो जाएगी, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे जुड़ते हैं। उचित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और साथ ही डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बीजेपी से हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले बात करना चाहूंगी उचित जी आपसे, क्या लगता है आपको ये इस्तीफा, और जैसा कि सिंहदेव ने इस्तीफा देने के साथ साथ ही जो पत्र सौंपा है, काफी लंबा चौड़ा वो पत्र बताया जा रहा है, और ये कहना कि जो कुछ कहा गया था वो पूरा नहीं हो रहा, सरकार की तरफ से जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर इस्तीफा देना उचित रहा है? नाज़रीन, इसको इस्तीफा कहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इस्तीफा तकनीकी रूप से भी जो इस्तीफा वर्ड है वो गलत है। उन्होंने एक विभाग से अपने आप को पृथक किया है और वैसे देखा जाए तो ये चीजें जो है उनके मंत्रिमंडल के अंदर की चीजें होनी चाहिए थी, और उन्होंने पत्र लिखा है, अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उसमें कहीं इस्तीफे का जिक्र नहीं है। तो ये अलग मैटर है कि वो इस्तीफा माने या पत्र माने, तो मेरे दृष्टिकोण से उसको पत्र माना जाना चाहिए कि उन्होंने अपने समूह विभाग से एक विभाग का जो भार है उन्होंने अपने आप को पृथक करने की बात कही थी। लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो बहुत दिनों से
थोड़ा सा नाराज चल रहे थे इस सिस्टम से, अपने सीनियरों से, अपने मंत्रिमंडल से, मुख्यमंत्री से उनकी नाराजगी दिखती थी। वो सभी मतलब किसी से छुपी बात तो कोई है नहीं, वो चाहे वो 2.5 साल का मुद्दा हो, उनकी बातों को कहीं रोकना हो, उनको तवज्जो कम देना हो, तमाम वो छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल 1.5 साल से चलते आ रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बात भी सत्य है कि एक वरिष्ठ मंत्री है और उनकी नाराजगी अपनी ही पार्टी के नेताओं से रही है, तो राजनीति में भूचाल आना लाजिमी है। छत्तीसगढ़ में एक बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिला है जिसपे वो चौक चौराहे से लेके सदन तक जिसपे चर्चा हो रही है। मुद्दा विहीन विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिन्होंने अपने पत्रों में उन्होंने बहुत सारी तमाम चीजों का जिक्र किया है। उसका मूल आप अगर जिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने तमाम चीजों का उल्लेख किया जिससे उनकी नाराजगी चल रही थी, चाहे वो आवास के लेके हो, चाहे वो बिजनेस रूल्स को लेके हो, चाहे वो मनरेगा के जो सो कॉल्ड जो लोगों को सपोर्ट में उनसे एक वो करवाया गया था, जो एक विरोध दर्ज करवाया गया था, हड़ताल करवाई गई थी, तो वो सभी बातों का उल्लेख उसमें किया गया है। तो ये निश्चित है कि ये नाराजगी जो है वो जो पहले अंदर खाने में थी पिछले 1-1.5 साल से, चौक चौराहे और सदन और विपक्ष में वो होने लगी, मीडिया में तमाम वो बातें आने लगी हैं और अब लोग मुखर होके खुल के उन बातों पे चर्चा भी करने लगे। चलिए ठीक है, इसे और समझते हैं उचित जी। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हैं। डॉक्टर चंद्राकर, कैसे देखा जाए, जैसा शुरुआत में ही उचित जी ने कहा कि इसे इस्तीफा ना माना जाए, इसे एक लेटर या पत्र माना जाए जो उन्होंने अपने आप को एक विभाग से अलग करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा। और जैसा कि हमने सुना भी, उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने इससे पहले पुनिया जी से बात करने की भी कोशिश की, वो बात नहीं हो पाई। और अगर एक विभाग में रहते हुए, क्योंकि वो विभाग के जिम्मेदार मंत्री रहे हैं, और अगर काम नहीं होता है तो उनसे सीधे सवाल होंगे, या जनता, क्षेत्र की जनता के साथ भी उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव देखा गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो हर छोटे बड़े आयोजन में भी उनकी मौजूदगी ये बताती है कि वो क्षेत्र की जनता के साथ काफी जुड़ाव रखते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी का निर्वहन, क्योंकि उनके पद पे रहते हुए नहीं हो पा रहा था, बात करने से बात नहीं बन रही थी, और इसलिए उन्होंने ये रास्ते को चुना, क्योंकि इस पर वो खुल के बात भी कर रहे हैं। अगर अनुशासनहीनता करार दिया जा रहा है तो वो इसका भी मान रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो इस बारे में बात कर रहे हैं वो स्वतंत्र भी हैं, समझदार भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये बात इस तरीके से सुलझी हुई है तो इसे बैठकर भी किया जा सकता था, इस पर एक बार चर्चा हो सकती थी और उसके बाद इस तरह का फैसला लिया जाता? अब बिल्कुल, जहां संवाद का अभाव हो तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। हमें बीजेपी में याद है अमर अग्रवाल जी के ऊपर कैबिनेट के ही 3 मंत्री उस समय, अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी और प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनके निर्णय से सहमत नहीं थे, तो बौद्धिक चर्चा किए और वहां पर खुल करके चर्चा किए। बाद में अमर अग्रवाल जी त्याग पत्र भी दे दिए, लेकिन बाद में फिर उनको डॉक्टर रमन सिंह जी रिशफल करके अपने कैबिनेट में शामिल किए। खुल करके तो चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आती है, और उदयपुर में जिस तरह से बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो भी वैचारिक असमानता है उसको संगठन लेवल पर बातचीत करेंगे, और निश्चित रूप से वो लोकप्रिय नेता है सिंहदेव साहब, लेकिन यह भी हमें स्मरण है कि भूपेश बघेल जी उनसे बहुत बहुत सीनियर लीडर है। वो 2008 में पहली बार एमएलए बने, और वो तो दिग्विजय सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से वो मेंबर रहे हैं असेंबली के। तो यहाँ पर अनुभव, और नेता प्रतिपक्ष की भी बात की है, तो जब वो नेता प्रतिपक्ष बने थे तब भी इस्तीफा दे दिए थे, और उस समय के संसदीय मंत्री जी तुरंत उसको लपक लिए थे। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। भावना अलग जगह है पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग अलग जगह है। रही बात यहाँ पर विषय का, तो पंचायत विभाग का, या फिर जिस तरह से वो जो विषय हमारे राजीव जी बार बार उठाते रहे, विभिन्न चैनलों में उठाते रहे, अखबारों में उठाते रहे, आवास के मसले के ऊपर या पेशा के ऊपर हम लोग काफी चर्चा की है कि इसमें काफी सावधानी के साथ बहुत ही मैच्योर परिपक्व निर्णय लेना है। ये तो सब एक रीजन है, जो एक ब्रांच है, लेकिन मूल बात है 2.5 वर्ष बीतने के बाद कांग्रेस में कुर्सी की दौड़ आरंभ हुई है। यह सच्चाई है। लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं वो कुर्सी के दौड़ के कारण निजी स्वार्थ के रूप में इसको देखते हैं, और हाईकमान भी अगर उनको टीएस बाबा को अगर आश्वासन दिए थे तो उनको अपने
आश्वासन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो था। डॉक्टर चंद्राकर, अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो क्या ये कह सकते हैं कि टीएस सिंहदेव बनाम सीएम भूपेश बघेल इस वक्त छत्तीसगढ़ में खुलकर दिख रहा है? भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कही जाए, लेकिन इसमें विपक्ष को मौका जरूर दिख रहा है और वो मौका बीजेपी तलाश भी रही थी। अब बिल्कुल बीजेपी तो बहुत पहले से तलाश रही थी और कई मंचों पर, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा या फिर कुछ चैनलों का जो कार्यक्रम होता था, टीएस बाबा जिस तरह से बात करते थे काफी शालीनता से, लेकिन उनमें एक दर्द झलकता था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विधायक लोग दिल्ली गए और दिल्ली में शक्ति परीक्षण हुआ, ये जितने भी एक्टिविटी हैं ये इसी बात का परिणाम है। लेकिन एक बात है, इस बात को अगर आप कैबिनेट के मेंबर हो तो वहां आप खुल करके रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक पार्टी के दृष्टिकोण से वो अनुशासन की बात उदयपुर में जिस तरह से की है, और हम लोग वो भी दौर देखें जब विद्याचरण जी यानी जैल सिंह को जब राष्ट्रपति के लिए पुनः चुनाव लड़ने के लिए बोले कि ज्ञानी जी मैं 210 सांसदों से अभी आपकी बात टेलीफोन में करवा देता हूं, तो ज्ञानी जी बोले थे इस तरह की बात नहीं होती। विद्याचरण जी जैसे जनाधार नेता तो ना तो अजीत जोगी जी रहे और ना ही टीएस बाबा हैं। कांग्रेस यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत है अपने संगठन लेवल पर। इस तरह के नेता को हो सकता है गुमान भी हो या फिर वो दुखी भी हो, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी चलिए, कांग्रेस में हो सकता है कि थोड़ी खलबली है और उसका फायदा बीजेपी टीएस सिंहदेव जो है नाराज नजर आ रहे हैं या फिर दुखी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी अपनी कौन सी खुशी देख पा रही है? राजीव जी, बीजेपी की खुशी या दुखी होने की बात नहीं, बीजेपी अपने रास्ते जा रही है। लेकिन बीजेपी जो बात बार बार कह रही थी, जिसे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने कहा, आपके आरोपों को तो बल मिल गया ना सर। आप जो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा, आपने कहा आवास का लाभ नहीं मिला, तो आपको लगता नहीं है कि आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि जो आरोप आप लगा रहे थे, जो अब तक सिर्फ ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं बचा, लेकिन अब जब मंत्री विभाग इसलिए छोड़ दें कि काम नहीं हुआ, तो आपके आरोप तो सिद्ध होते हुए ऐसा लिख रहे हैं? उस बात में यही बात थी कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी विकास से दूर है, कांग्रेस पार्टी काम को करवा नहीं पा रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं करवा पा रही है, विकास से दूर है। आज वो बात सच साबित हुई, सांच को आंच किया कि एक भद्र पुरुष ने अपनी व्यथा 4 पेज में, देखिए अगर वो त्याग पत्र देते, एक पत्र में अपने विभाग छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जो त्याग पत्र दिया 4 पन्ने का, उसमें दुख है, उसमें दर्द है, उसमें पीड़ा है, और वो पीड़ा जनता की भी पीड़ा है। लगभग 40 लाख लोग जिनका छत नहीं बन पाया इस प्रदेश सरकार की छल से, इस प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता से, इस प्रदेश सरकार की विफलता से, तो वो तो दर्द है कि आपके पास बजट था, आप चाहते तो ग्रामीणों को आवास दिला सकते थे। हम 4 का भी रेशियो पकड़ते हैं तो 10 लाख लोग, 10 × 4 40 लाख लोगों के घर पर से छत नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा विषय है। हमको खुशी नहीं है, हमको दर्द है कि जनता ने इतने कोशिशों के साथ इस सरकार को बैठाया था कि उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है। और अब तो ये बात तय हो गई है कि टीएस सिंहदेव जी ने भी कह दिया है कि काम नहीं हो पा रहा है, शून्य है, निरंक है। उन्होंने अपने पत्र में अपनी पीड़ा को बताया। तो कांग्रेस पार्टी को जवाबदेही देनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि ये सत्ता की लड़ाई तो है ही है, उसके साथ साथ जनता के साथ जो छलावा है, उस छलावा का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि ग्रामीणों की आवाज क्यों नहीं बनी, शराबबंदी क्यों नहीं हुई, क्यों छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने सवाल पूछेगा और शायद उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो जवाब दे भी आपको। लेकिन उचित जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर बात की जाए, बस इस विषय में हमने इनवाइट भी किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब जिस तरीके से मना किया गया, इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्योंकि ये प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ग्रामीणों की अगर हम बात करें और गांव की अगर हम बात करें, जहां पर राजीव जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के सिर पर छत बन सकती थी, उनको मकान मिल सकते थे, नहीं मिल सके, और तमाम दूसरे भी बातें जो खुद सिंहदेव ने अपने पत्र में लिखी हैं। तो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है कि अगर ये विभाग उन्होंने छोड़ दिया है तो इससे क्या संकेत दिख पा रहे हैं? देखिए, बाबा ने वो टीएस बाबा ने वो पैनिक बटन दबाई है जो
किसी तकलीफ के वक्त दवाई जाती है। जो मरीज के पास एक या सिटी बस में महिलाओं को जब तकलीफ हो तो एक पैनिक बटन दिया जाता है कि आप इसको दबा दीजिए तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो पैनिक बटन दबाने का तभी उपयोग किया जाता है जब सब सारे रास्ते बंद हो जाए। मुझे नहीं लगता कि बाबा ने किसी तरीके का संवाद करने की चेष्टा या प्रयास नहीं किया होगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी से बात नहीं की होगी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हाई कमान से बात नहीं की होगी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी बात नहीं रखी होगी। उन्होंने वो तमाम प्रयास किए होंगे जो इस पे वाजिब थे और जो रास्ते थे, लेकिन शायद इन सब चीजों को सुना नहीं गया हो, क्योंकि या देखा नहीं गया हो या नजरअंदाजी की गई हो, और बड़े अच्छे शालीनता के साथ उन्होंने अपना पत्र लिखा और पत्र में वो सब चीजें भी उन्होंने उस पे अपना मर्म लिखा, दर्द लिखा, पीड़ा लिखी। वो जो व्यक्त उनके मन के अंदर का जो उन्होंने दर्द था वो बाहर निकल के आया। अब वो पेशा कानून के नियमों के लिए हो, आवास के लिए हो, मैनिफेस्टो के काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए हो, तो लेकिन मैं आप मानता कह हूं रहे हैं कि पैनिक बटन दबाया है, लेकिन आपको नहीं लगता अभी हम थोड़े पीछे जाके देखें क्या कुछ पंजाब में हुआ कांग्रेस के साथ, महाराष्ट्र में अभी हालिया जो कुछ हुआ, ऐसे में उनका ये बटन दबाना पार्टी को पैनिक कर गया है, खुद सीएम भूपेश को पैनिक कर गया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी पैनिक में होंगे, क्योंकि और पीछे जाके आप देखेंगे बैठकें हुई थी, दिल्ली में डेरा भी डाला था सिंहदेव ने, उन्होंने वहां पे भी चर्चा की थी, और लगातार ये जो संवादहीनता है दो दिग्गजों के बीच की, वो अब पार्टी के लिए कहीं पैनिक क्रिएट ना कर दे। ये अलग अलग नाइजीरियन इसके दृष्टिकोण हो सकते हैं। वो पार्टी के लिए वो क्या मायने रखता है, मंत्रिमंडल के लिए क्या मायने रखता है, विधायक दल के लिए क्या मायने रखता है, ये अलग अलग चीजें उसके दृष्टिकोण बन सकते हैं, आइडिया वो एंगल बन सकते हैं। पार्टी के लिए हो सकता है खराब हो, व्यक्तिगत छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उन्होंने शायद अच्छा किया हो, विभागीय दृष्टिकोण से अच्छा हो, 3 करोड़ जनता छत्तीसगढ़ के आवाम के लिए अच्छा हो, तो अलग अलग उसके मैन टू मैन डिफर करता है कि आप किस वे में उसको ले। लेकिन ये बात भी सत्य है कि पार्टी ने इसको अनुशासनहीनता के रूप में लिया है। जो यहाँ लोकल बॉडी, हाईकमान की बात नहीं कर, लोकल बॉडी ने जो पुनिया जी जो कोऑर्डिनेटर है, जो प्रभारी है, उन्होंने, मंत्रिमंडल ने, विधायक ने, जो मैसेज आ रहे हैं, जो खबरें आ रही है, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है और इसको अनुशासनहीनता के रूप में लिया है। लेकिन हाईकमान क्या निर्णय लेते हैं, वो कितने इनकी बातों से कन्विंस्ड है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल तो ये है कि अभी फिलहाल तो खुद कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर चंद्राकर, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि उचित जी कह रहे हैं कि अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखा जा सकता है, और जाहिर तौर से है कि अभी किसी भी एक मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि बातचीत हो सकती है एक बार, और क्योंकि आपने उदयपुर की मीटिंग का भी जिक्र किया, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई थी, और वहां पर भी अगर हम बात करें, सोनिया गांधी के वक्तव्य को कोट करें कि बात करना बहुत जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है, और ऐसे में ही हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे में जो शीर्ष नेता हैं वो बात करेंगे, और शायद जो संवादहीनता अगर कहीं रह गई जिसकी वजह से इस तरह से लेटर लिखना पड़ा है और अपनी बात रखनी पड़ी है, तो इस बात का शायद आगे कोई सोल्यूशन हो जाए? आप बिल्कुल संवाद करेंगे और सकारात्मक और पार्टी हित के लिए संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से ये तालमेल बैठ सकता है नाज़नीन जी। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद जो भी जो वैचारिक असमानता देख रहे हैं, अलग अलग ढंग से अपनी भावना को रख रहे हैं, तो अगर वो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके होंगे तब तो बात दूसरी है। लेकिन उनका भी विरासत है कि उनकी मम्मी कांग्रेस की काफी सीनियर लीडर रही, मंत्री रही हैं, उनके पापा बहुत एक्सीलेंट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ये भी उनकी पृष्ठभूमि है। तो यहाँ पर अगर कुर्सी की लड़ाई है, कोई नया पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर कई लोगों को भ्रम हुआ है पास्ट टाइम में और वो दिखाई भी दिया था, लेकिन इसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। और आज डॉक्टर रमन सिंह जी का जो स्टेटमेंट था, महाराष्ट्र से तुलना किए थे और भरभरा करके गिर सकती है, तो ये सब एक अलग राजनीतिक
अपना एक नजरिया हो सकता है, देखिए, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं सिंहदेव जो लगता है उन्होंने जिस तरीके से अपने पद से मंत्रिमंडल अलग के भी खुद सदस्य को किया एक विभाग से, तो वो भी बहुत शालीनता के साथ उन्होंने किया। 4 पन्ने का लेटर जरूर लिखा गया, उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी। और एक लिहाज से अगर देखें दूसरे परिप्रेक्ष्य, जैसा कि उचित जी कह रहे थे कि जनता से जुड़ा हुआ भी ये मामला हो सकता है, तो जाहिर है कि अगर सरकार में बने रहना, अभी साल 2023 के चुनाव हैं, अगर इस तरह की कमियां दिखती रहेंगी और मजबूती से विपक्ष उसे उठाता रहेगा, तो सरकार में बने रहने के बाद, पद पर बने रहने के बाद भी आप जनता से नहीं जुड़ पाएंगे। केवल कागजों में कह देने से काम नहीं चलेगा। जो कहा गया अगर वो पूरा नहीं होता है, इस बात पर अगर ध्यान आकर्षित कराया है टी.एस. सिंहदेव ने, तो मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी था कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, भले वो इस तरीके से पहुंची। और दूसरा, अगर एक स्टेटमेंट उनका मैं थोड़ी देर पहले का ही अगर आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि वो भले एक विभाग से अलग हुए, लेकिन सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है वो बने रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, कांग्रेस के साथ भी रहेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि एक स्ट्रेट मैसेज उन्होंने दिया है कि अगर आपको जनता के लिए करना है तो केवल कागजों तक नहीं, जनता के बीच में जाकर उस चीजों को, उन योजनाओं को इंप्लीमेंट भी करना होगा? आदर्श की राजनीति अलग है नाज़नीन जी, और टीएस बाबा को भी छत्तीसगढ़ के बजट का पोजीशन मालूम है। जी जी। अब यहाँ पर केंद्र और राज्य में अंश के बंटवारे के ऊपर जो यहाँ संघर्ष दिया, पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक साथ रही है जी। तो ये यथार्थ को वो जानते हैं कि बजट की क्या इजाजत देता है। और बहुत बड़ा बजट ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के लिए छत्तीसगढ़ शासन का, ये भी सच है। लेकिन केंद्र जिस तरह से अपना अंश में कमी की है, इस बात से वो भली भांति परिचित हैं। तो यथार्थ की राजनीति अलग है और भावनात्मक आदर्श की राजनीति करना, सिंपैथी लेना, जिस विषय को बीजेपी लगातार बहुत मुखरता के साथ उठा रही थी, ये तो उसी मुद्दे के ऊपर हस्ताक्षर है, मोहर लगाने वाली बात। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। राजीव अलग जी, बातें हैं, इस तरह की बातें। ये इमोशनल अत्याचार तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई जो बात बार बार आ रही है, जब से सरकार में आई है कांग्रेस, तब से केंद्र और राज्य सरकार के बीच की तकरार और बार बार बजट को लेकर पत्राचार बहुत हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि घर पर लोगों को घर मिल सकते थे, छत मिल सकती थी, लेकिन जो राज्य के पास होना चाहिए था बजट, उसकी कमी बार बार सीएम ने जताई, तो ऐसे में कैसे वो घर बन सकते हैं? आपको नहीं लगता तालमेल की कमी भी दिखी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच? सरकार की विफलता है। इसी बजट को लेकर दूसरे अन्य राज्य को आप देखेंगे तो लोगों को छत मुहैया करा रहे हैं और वो अपनी सरकार भी बना रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल देखिए, विपक्ष में है, उनके पास भी सीमित बजट है। आप देख लीजिए जो सरकार दोबारा आई है, आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली की सरकार बनी है। तो ये तो एक छल है, ये राजनीतिक छल है कि केंद्र ने हमको कुछ नहीं किया। जिसका आड़ लेते हैं कांग्रेस पार्टी के लीडरान, वो आड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज विल देयर इज अ वे। आपके पास अगर कर्म करने की अगर इच्छा शक्ति है, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं नितिन गडकरी जी का। वो अन्य रिसोर्स से भी सड़कें बनवा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, वो जनता से भी पैसा लेके फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। तो आपके पास बुनियादी ढर्रे के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप चाहते तो गरीब ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दे सकते थे। ये बजट का रोना और केंद्र के ऊपर आरोप मढ़ देना सबसे आसान तरीका है। लेकिन जो उन्होंने दर्द लिखा है कि आप परस्यू तो करते, सबसे बड़ी बात है, देखिए नाज़नीन जी, जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है और जनता देख रही है कि उनको नेग्लेक्ट करना। राजनीति में एक होता है कि किसी को तिरस्कार करते रहो। जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि कोविड की जब खरीदी की बैठक हो रही थी, उस बैठक से स्वास्थ्य मंत्री को दूर रखा गया, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सचिव और उस विभाग के जो विभाग होता है, ये लोग मिलके उन्होंने कोविड का एक परचेज कमेटी तय कर ली और बिना उनकी जानकारी की लगभग करोड़ों रुपए की खरीदी की गई। तो ये होता है कि हम आपको बार बार इग्नोर करेंगे, आपको टॉलरेंस करेंगे, तो आपके जो टॉलरेंस की सीमा है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। चलिए ठीक है राजीव जी, उचित जी से समझ लेती हूँ, जितना आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने धैर्य दिखाया है या फिर जितना उन्हें इग्नोर किया गया, उससे ज्यादा विपक्ष भी उनके लिए बहुत चिंतित नजर आता है। आप लोगों के बयानों में भी वो चिंता दिखती है कि उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है। क्या लगता है उचित जी, जब बार बार बाहर से भी इस तरह की आवाज आए कि ध्यान नहीं दिया जा रहा, दो नेताओं के बीच में थोड़ी मनमुटाव दिख रहे हैं, कि आपको लगता है कि जताने से भी इसका असर दिखता है? जो महसूस किया जा रहा होगा वो अपनी जगह है। जी, बहुत सही बोल रहे हैं राजीव जी, ठीक बात कर रहे हैं कि जो पिछले 2.5 साल से 3 साल से जो हो रहा है, पिछले 1 साल मतलब 2.5 साल से मोटा मोटी देखे तो जो हो रहा है कि जो सामंजस्य की कमी है, जो संवाद की कमी है, जो एक दूसरे के प्रति राजनीतिक मोहब्बत की कमी वहां दिखाई दे रही है, कि जो चीज तालमेल के साथ हो जानी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। और
खास चीज ये कि ये बातें आप आम को, आवाम को, पत्रकारों को, समाज को, जनता को, सभी को ये बात का इल्म हो गया है कि ये चीजें ऐसी चल रही है जो ठीक नहीं है। वो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, सत्ता के लिए ठीक नहीं है, बड़े राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है कि जो बातें खुल के सड़क पे सड़क आ रही थी तो वो ठीक नहीं है। तो ये बात सत्य है कि कहीं ऐसा तो हुआ होगा। देखिए बिना कुछ हुए इस तरीके की बातें नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जानकारी बहुत सारे हम लोग और आप लोगों को भी नहीं है, जिसके प्रतिफल के रूप में हम 4 पन्नों का मर्म और दर्द देख पा रहे हैं। ये इन पिछले 2.5-3 सालों में जो लगातार हुआ, ये एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है कि 3 दिन पहले उनके साथ ऐसी घटना हुई और फिर उन्होंने पत्र लिख दिया, ये उसका परिणाम नहीं है। चलिए, अब प्रदेश में सियासत गरमाई है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचने के बाद ये ठंडी हो पाती है नहीं, और कुछ तो हुआ है ऐसा कहना सही होगा। लेकिन अगर आगे ये बात जाती है तो फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए वो कितना सही होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में सियासत का माहौल गर्म है, लेकिन देखना होगा कि क्या दिल्ली से कांग्रेस के आला नेताओं के हस्तक्षेप के बाद ये माहौल ठंडा हो पाता है या आगे यूं ही गर्माता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।